अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा अब भी कायम है जबकि सियासी जमातों के शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे। आइंदा हफ्ता मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए कितना अहम तरीन होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ साबिक 2 वज़ीर आज़म के लिए भी आइंदा हफ्ता कितना अहम तरीन होगा, चूँकि बहुत से अहम केसेस उनके ज़ेर गौर रहेंगे, जिसमें अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस भी आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जबकि इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। इसके साथ बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात में कुछ मजीद इजाफा होने जा रहा है। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ छोटी सियासी जमातों की मदद की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्या जो बात की जाती है कि आने वाले दिनों में शायद कौमी हुकूमत बनेगी, और क्या मुस्लिम लीग नून की कायद की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जो राब्ते और मुलाकातें हो रही हैं उस रास्ते को हमवार किया जा रहा है, या सिर्फ एक जो मफाहमत की उनकी पॉलिसी थी उसका पैगाम वो सब जमातों के पास लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ बात करेंगे कि नाज़रीन, सियासी मुलाकातें तो अरूज पर हैं, क्या मखलूत हुकूमत बनने के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। और इसके साथ बात करेंगे कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ ने जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है, इस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया है। क्या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो इल्ज़ाम था या उनका जो उन्होंने एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि इस्तेहकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ेली जमात है, बी टीम है, क्या इस मुलाकात से, इस सीट एडजस्टमेंट से इस इम्प्रेशन को तकवीत मिलेगी। और इसके साथ साथ आम इंतखाबात और क्या से रायों का बाजार गर्म है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतखाबात कराना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। और इसके साथ ये भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि हाल ही में निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने गैर मुल्की दौरे किए और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहिदे किए। इन मुआहिदों को पाकिस्तानी मौशियत के लिए खुश आइंद करार दिया जा रहा है। और गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा कि फ़ौज सिर्फ कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए सहूलत कारी कर रही है और आइंदा चंद हफ्तों में सरमायाकारी से मुतल्लिक मज़ीद भी अच्छी खबरें आएंगी। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें, स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ज़मीर हैदर साहब, और स्काइप पर हमारे साथ होंगे आमिर इलियास राना साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब के अंदर सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है और हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने चौधरी शुजात साहब से 15 साल बाद मुलाकात की। अब आज ये खबर सामने आई कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकात की है, सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। तो नून लीग क्या तमाम सियासी जमातों से ये मुफाहमाना रवैया अपनाएगी, या जिस लेवल से हम तवक्को कर रहे हैं कि पंजाब और सिंध के अंदर हरीफ जमातों के साथ भरपूर मुकाबला होगा, क्या तवक्को कर रहे हैं आने वाले दिनों में आप? देखें भट्टी साहब, पहले तो बात यह है कि नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की आप इस मुलाकात को 23 साल गए 99 के बाद ये पॉलिटिकल मुलाकात पहली दफा हुई है। बीच में सिर्फ चौधरी शुजात की वालदा की डेथ हुई थी तो वो उनके पास लाहौर उनके पास घर पे गए थे, इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई इनकी। और एग्जाइल में चले गए थे नवाज शरीफ जेल से ही, और उनकी फैमिली इनके यहाँ ठहरा करती थी, बेगम कुलसूम नवाज मरूमा भी और मरियम नवाज भी। तो सियासी तौर पे बाज़ाब्ता मुलाकात जिसको कहेंगे वो ये थी। और वो जिनको आपने तशबीह दी कि छोटी जमातें, देखें 2014 के धरना जब हुआ था तो नवाज शरीफ सबसे पहले उस धरने के आगाज से भी पहले चले गए थे इमरान खान के घर बनी गाला कि बैठ के बात कर ली जाए। उन्होंने ये तासुर नहीं दिया जो खान साहब ने वज़ीर आज़म बनते ही दिया था कि ये चोर मेरे से इसलिए मिलना चाहते हैं कि माफी मांगना चाहते हैं। ये होता है सियासतदान। फिर आप देखें कि धरने में उन्होंने पीपल्स पार्टी और JUI फे दोनों उनके मुखालिफ थी, अपोजिशन में बैठी थी, इसके बावजूद उनसे मिल के और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चला के उन्होंने एक मैसेज दिया कि पार्लियामेंट अपनी जगह पे इकट्ठी है और उस धरने से वो बचे। नुकसान तो इमरान खान को लाहौर से निकलते वक्त हो गया था कि जब उनके पास 1800-1900 लोग रह गए थे शादरा में, और कादरी साहब 25-30 हजार लोग लेके इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। जहन में रख लें कि कभी भी गुजरांवाला में अगर वो इनके साथ ज्यादा लोग होते तो बट्टे ना पड़ते। कोई मॉब की जुर्रत नहीं है कि इतने लोगों के बीच में किसी को जाके बट्टे मारा है। अब आप आ जाए कि नवाज शरीफ वहीं से शुरू कर रहे हैं। जब ये सफर टूटा था उनको जेल में डाला गया, उनके राब्ते बने, PDM जहां जरदारी साहब ने बनाया वहां नवाज शरीफ का साथ मौजूद था जी। फिर जरदारी साहब को जब फैजियाबी का जोर सर पकड़ा और सिंध हुकूमत जाती हुई नजर आई तो वो PDM से निकल गए थे। लेकिन इसके बावजूद अदम एतमाद में दोनों ने अपने अपने मफादात को तरजीह देते हुए साथ दिया, हुकूमत चलाई। आजकल लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चल रही है उस वक्त तक जब तक ये दोबारा हुकूमत में नहीं आते। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। मुश्तरका मफादात की कौंसिल से ये काम शुरू हुआ था कि लो जी अब बस इलेक्शन कराने हैं, जब उसको स्टैंप किया था मरदमशुमारी की बात को। अब ये जहांगीर तरीन मिले या लोग मिले, ये सब इन्होंने इलेक्शन लड़ना है आपस में
और ये एक MQM की तरह और PMLQ की तरह एक मैग्नेट पार्टी होगी, जो जिसके साथ लग जाएगी तो शायद उसको कोई फायदा हो जाएगा। ठीक, ये आप राम साहब ये साथ ये जरूर बता दीजिएगा, आपने जो पीपल्स पार्टी की बात की साथ ये जरूर बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब जिस तरीके से पार्टी पॉलिसी को रन कर रहे हैं, बिलावल एक जानिब ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जरदारी साहब मफाहमत की बात कर रहे हैं और उन्होंने नजरें जमाई हुई हैं सदर मुमलिकत के ओहदे के ऊपर। क्या नून लीग के अंदर ये इंफॉर्मेशन कहीं एग्जिस्ट करती है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया हो और नून लीग भी मेंटली प्रिपेयर हो कि अगर आगे इकट्ठे बैठना है तो फिर जो सदर मुमलिकत का ओहदा है, ऑफिस है, वो जरदारी साहब के हवाले कर दिया जाए? ये एकदम ऐसे नहीं हुआ करता। इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी नून को कुछ देने की पोजीशन में नहीं है और नून को बदले में सिंध में पीपल्स पार्टी कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। सही। तो जो एक इलेक्शन बज़ाहिर नजर आएगा, वो जो अलायंस सिंध में बन गया है, ये इलेक्शन इसी तरह लड़ा जाएगा। आप और हम इसी तरह बहस करते रहेंगे कि इलेक्शन हो रहा है और सिंध में बड़ा इत्तेहाद हो गया है और लोग टूटेंगे। ये PTI की कट टू साइज हुई जो कंपेन आपको और हमें इलेक्शन के बाद नजर आएगी मजीद। अभी वो पार्टी है, फिर कंपेन भी उनकी इसी तरह टूटी हुई नजर आएगी। ये मुतालबे भी चलते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन भी काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो काम करना है जल्द से अरेंज करके देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। बिल्कुल, वो इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे 15-16 तारीख को, ठीक, और 17 से कागजात नामजदगी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद निगरान हुकूमतों का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को लाना, अरेंजमेंट करना, इलेक्शन कमीशन ने स्टेट के साथ नहीं लड़ना। और 9 मई के बाद से PTI स्टेट से लड़ रही है। हर इदारे का दिमाग खराब है कि वो स्टेट से ही जाके टकरा जाए, सबको अपना अपना रास्ता लेना है। बिल्कुल, रास्ता नहीं ले रहे तो खान साहब नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा इनके लिए अभी भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये कबूलियत शबूलियत तब होनी है जब 8 फरवरी को लोग पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालेंगे जिस पार्टी को। बिल्कुल ठीक। ज़मीर रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम लीग नून के कायद ने जब वो पहुंचे थे मीनार पाकिस्तान पर, उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर अपना फ्यूचर का लाहमल दिया, मफाहमत की बात की और उन्होंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब बिलावल भुट्टो ने बिलखसूस नून लीग के ऊपर जो लबो लहजा उनके लिए इस्तेमाल किया, लाडला उनको करार दिया, डील की बात की, और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, और अब रिसेंटली उन्होंने कहा कि मैं एटलीस्ट वो लीडर नहीं हूँ जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं। अपनी पार्टी को तो बहरहाल वो भूल गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी अब दोबारा ये बात करना शुरू की है कि वजारत आला छोड़िए, वजारत उज़्मा छोड़िए, सबसे पहले उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए था जिन्होंने जाली मुकदमात बनाए थे। तो जिनकी जाने वो इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ थोड़ा सा एक अवाम को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश है, या उनके जहन में अभी कहीं मौजूद है कि वजारत आला हो, वजारत उज़्मा हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करती, उन लोगों को मैंने एक्सपोज ज़रूर करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर चाहता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ संगीन जाली मुकदमात बनवाए थे? बिल्कुल। देखें, बात यह है कि हमारी जज्बाती कौम है और जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैंने अपना ये मामला सारा बदला लेने का या जो भी है मैंने अल्लाह पे छोड़ा, तो अवाम थोड़ी सी मायूस होगी कि यार हम तो वो नजरियाती मियां नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहे थे कि वो आके बताएंगे कि जो ज्यादतियां हुई हैं। देखें, एक वोटर जो होता है ना जी, वो अपने कायद के साथ जो ज्यादतियां हुई होती हैं ना, वो सुनना चाहता है कि यार वो उनसे बदला लेगा। तो अब हाँ, ताकि वो मतलब देखें, लेना ना लेना ये तो वक्त साबित करेगा होगा कि नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हिसाब बहुत ज़रूरी है। और 75 साल से जो इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई हैं, हालांकि वो उसमें जिस तरह बिलावल भुट्टो करप्शन में अपने मतलब सारे सबको बीच में, पार्टी के लोगों को सबको बीच में रगड़ गए कि मेरे सिर्फ हाथ साफ हैं, बाकी पता नहीं। तो उस तरह जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 75 साल अगर ठीक नहीं हुए तो उनको भी एहसास होना चाहिए कि उसमें भी काफ़ी अरसा उनका भी रहा है। पंजाब उनके साथ बहुत अरसा उनके पास रहा है, फिर 3 दफ़ा वजारत उज़्मा उनके पास रही, चाहे पूरा टाइम नहीं हुआ, लेकिन एक है। तो हिसाब लेने का तो एक तो मुझे रीज़न ये नज़र आती है कि एक अपने वोटर को एक मैसेज ज़रूर देना है कि भाई यकीनन देखें, हम भी ये समझते हैं जी कि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज लॉजिकल एंड तक जरूर पहुंचनी चाहिए। डेफिनेटली। और एहतसाब जो है, हमने देखा है कि ये वही, जिस तरह अगर ऑनरेबल जजेस अपने रिमार्क्स में देते रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता रहा है, और फिर हम देखते रहे हैं कि अल्टीमेटली वही साबित होता था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए होता था। तो ये एक सेंटिमेंट है आम आवाम के अंदर भी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हिसाब होगा, और वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उनके खिलाफ, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं
वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां हुई हैं उसका हिसाब लेना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो फिर अगर कहेंगे तो फिर हिसाब होना चाहिए और फिर लॉजिकल एंड तक पहुंचे। ये सिर्फ नारा ना रहे, रिटोरिक ना बने और फिर आवाम एक दफा एक टाइम आता है मायूसी हो जाती है। आपको फील होता है, आपके असेसमेंट है, जिस तरह सिस्टम रन कर रहा है, जिस तरह की चीजें एक ऑर्गेनिक वे में, नेचुरल वे में आगे बढ़ रही हैं, क्या लगता है कि जिन लोगों ने माजी के अंदर जाली मुकदमात बनाए, जिनका ताल्लुक सिविलियन साइड से हो या एस्टेब्लिशमेंट के साइड से हो, वो किसी तरीके से आने वाले दिनों में उनको जवाबदेह होना पड़ेगा और कोई ना कोई कार्रवाई किसी स्टेज पे जाकर हो सकती है? कोई ऐसी फजा है? देखें, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर लार्जर बेंच बना सकता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस पर जो दोबारा टेकअप किया जा रहा है, तो वो तो मतलब एक पास ट्रांजैक्शन थी ना, मतलब कितने साल हो गए जी। और लेकिन आज तो बात यह है कि इन चीज़ों को कल लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगी तो शायद एक उम्मीद बनेगी, ताकि एक बंद बांधा जाता है। एक बंद बांधते हैं ना आपके जी, अब ये बंद बन गया है, अब इसके आगे अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना होंगी। और वो तभी होगा जब उनको नजर आएगा कि यार ये देखो, उसको जुडिशियल मर्डर डिक्लेयर तो किया था और अब उसके ऊपर बाकायदा एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया कि जिन्होंने किया उनको, मतलब वो क्या कहते होते हैं कि उनके मरने के बाद भी उनको सजा दी जाती है, जिस तरह मुशर्रफ को दी कि होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें जो है ना, मैं ये नहीं कहता, थोड़ा सा मैं भी इसमें मुझे मतलब इबाम नजर आता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इसी तरह चलता रहा कि जी आज नारा है, जिस तरह इमरान खान ने किया जी, भाई अगर इतना कुछ सब कुछ था तुम्हारे पास तो फिर प्रूव होता ना। बिल्कुल ठीक। फिर उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाते। 3.25 साल कोई कम टाइम नहीं होता करने को, चीजें 6 महीने में हो जाती हैं। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, जहां पर 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक अहम डेवलपमेंट होनी है। इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, साइफर केस बहुत ओपन एंड शट केस है। दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर भी हेयरिंग होनी है। अल अज़ीज़िया के हवाले से स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा, टाइम बहुत कम है, दिसंबर का महीना है और जिस पेस से केस चल रहा है, कब तक तवक्को कर रहे हैं कि ये कंक्लूड हो जाएगा? चूंकि इस केस के जितने स्टेप्स हुए थे आप उससे बहुत बखूबी वाकिफ हैं और जिस तरीके से इस केस को कंक्लूड किया गया था, उन्हें कन्विक्शन उनकी की गई थी, तो इसके अंदर कब तक ये कंक्लूड हो जाएगा? और उसके साथ साथ जो जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल वाला मामला था, जो उसके मुतालिक जो हकायक थे, जो पहले कोर्ट में लाए गए और फिर उसको नून लीग ने उसको उससे बैकआउट कर लिया है, उसकी क्या रीजन थी? कि उसके अंदर तो बड़े स्ट्रॉन्ग उसकी एविडेंस थी कि इस तरीके से ये केस बनाया गया, लीगली उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी जिसकी वजह से उससे बैकआउट किया गया? 2-3 चीजें हैं। अगर हम वीडियो पे जाएं तो जाहिर है कि फिर केस रिमांड हो जाता और रिमांड होने में वो फिर इत्साब अदालत में चलेगा और उसको फाइनलिटी तक फिर अपीलें दर अपीलें मामला चलते हैं। 2 चीजें थी उस वक्त। एक, अदलिया ने जिस प्रेशर के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई, दोनों हाई कोर्ट के जजेस ने भी जिक्र किया कि हाँ, हम देख रहे थे कि ये तीनों इकट्ठे चलने चाहिए थे और फिर एक केस को अलग कर दिया गया कि ये अलग अलग सुनेंगे और एक में सजा दे दी गई। और इसलिए उन्होंने टेक्निकली देखा कि अब वो सहूलतकारी भी अवेलेबल नहीं है, तो अपना फैसला मेरिट पे करवा लिया जाएगा जी। और उस वक्त वीडियो पे तो मरियम नवाज ने तो नहीं कहा था कि मैं भाग जाऊंगी, तो पाकिस्तान में ही थी ना। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम आसिफ सईद खोसा साहब ने ये गेम डाली थी। वो मैं हर जगह ये कहता हूँ कि बहिश्ती जेवर में ना पुलिस रात की मंजिलें लिखी हुई हैं कि कैसे क्रॉस करेंगे। उन्होंने एविडेंस वीडियो का बनाने के लिए, फोरेंसिक के लिए ऐसी ऐसी शर्तें आयद की और साथ कह दिया जब नवाज शरीफ की अपील लगेगी तब सुनना। तो ठीक है, फिर ये एग्रीव्ड पार्टी का हक है ना। और मेरे हिसाब किताब से ये एक ही पेशी की मार ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन चली जाएगी। अब इसमें रह कुछ नहीं गया, ना एविडेंस है और ना इस्तगासा के पास कुछ है, जो बातें हो चुकी हैं। हाँ, इमरान खान का जो आपने कहा ओपन एंड शट साइफर केस है, तो वो 2024 के तीसरे हफ्ते में, यानी जनवरी के तीसरे हफ्ते में, पहले महीने की मेरा ख्याल है कि वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उसकी हाईकोर्ट ने मुद्दत की है 4 हफ्ते की कि उसका फैसला करो। लेकिन बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं दिसंबर की, आपको पता है 12 से जब वो लग जाएंगी तो 20-21 से लेकर और 31 दिसंबर तक छुट्टियां आ रही हैं लोअर कोर्ट्स में भी। ठीक, तो ये तीसरे हफ्ते तक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक साइफर केस का फैसला आ सकता है। उसके साथ ये जरूर बताइएगा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन इंपोज की गई हैं, उनके मुताबिक जो जिस पैटर्न के ऊपर ट्रायल हो रहा है उसमें सजाएं किस हद तक मुकर्रर की गई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस के मुताबिक? मैं एक जगह सुन रहा था, सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के बहुत क्लोज भी हैं, नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, वो
जी। और लॉयर हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े लॉयर हैं, और वो टिकट पे भी इमरान खान के शायद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें सजा मौत है या उम्र कैद है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा बन रहा है। ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की मीटिंग्स, सियासी जमातों के सरबराहान की मीटिंग्स हो रही हैं, ये क्या इलेक्शन से पहले ही कौमी हुकूमत का मंजरनामा वाज़े हो जाएगा, या एक जो थ्योरी आजकल मार्केट में दोबारा सामने आई है कि जिस तरीके से नून लीग अपनी सियासी हिकमत अमली मुरतब करके चल रही है, 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कोई रुकावट उसके सामने नहीं आ सकती। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अज़मीर साहब, जानना चाहूँगा आपसे, एक समाअत के मौके के ऊपर साबिक़ इमरान खान ने साइफ़र केस के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया और पैगाम भी दिया है कि जब ये केस आगे चलेगा तो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा को वो बुलाएंगे यहाँ पर अदालत में आके अपेयर हों, और अमेरिका में भी जाकर अमरीकी सफ़ीर के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। वैसे तो आइनी उहदों पर बराजबान शख्सियात जो हमारे नॉलेज में है, वो ऐसी प्रोसीडिंग से उन्हें मतलब एग्जम्पशन हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है उन्हें। लेकिन उसके बाद कुछ खबरें ये भी सामने आई कि बाजवा साहब रेडी हैं कि अगर उन्हें इदारे की तरफ से इजाज़त मिली तो इस केस में वो पेश होने को या अपना जवाब जमा कराने के लिए तैयार हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम हो सकती है कि इमरान खान के मुतालबे के ऊपर आर्मी चीफ आकर वहाँ पर बयान दें या अपनी पोजीशन क्लियर करें? देखें, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं है। अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, और इल्ज़ाम उस वक़्त का है जब आपके पास आईनी ओहदा भी था, तो आप अब उस ओहदे पे नहीं है, रिटायर हो चुके हुए हैं, तो कम से कम इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई दाग लग रहा है तो उसको साफ कर दें, मिटा दें। लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं होगा। ये जो अगर वो तवक्को करके बैठे हुए हैं कि जनाब वो आएंगे, तो आई डाउट दैट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है साबिक आर्मी चीफ के पास कि वो आए। जिस किस्म की उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो वो जो है वो बरीउज़ुमा हों उससे, और साबित करें कि जनाब ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है साबिक चेयरमैन PTI की तरफ से। और ये अब अदालती कार्रवाई जिस तरह चलेगी और वो आके अपना स्टेटमेंट देते हैं, बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि फ़ायदा कोई नहीं होगा PTI के। लेकिन अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जिरा किस तरफ चलती है, कैसे चलती है। जो इमरान खान के लॉयर्स हैं वो उनसे पूछते हैं, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात होती है, जब उनसे ब्लंडर्स होते हैं दुनिया भर के अंदर या पाकिस्तान में भी, लेकिन एक वक्त आता है उन्हें रियलाइजेशन होती है, वो अपने आप को बंद गली में ले जाने की बजाय अपने आप को एक करेक्शन के फेज़ में लेके जाते हैं। आपको लगता है कि अब तक जो सारी स्ट्रेटजी रही है चेयरमैन PTI की, जिस स्टेज साबिक चेयरमैन PTI की जिस स्टेज तक वो पहुंचे हैं, पार्टी भी डैमेज हुई, वोट बैंक भी अब अल्टीमेटली डैमेज हो रहा है, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और जो आखिरी उनकी स्टेटमेंट आई है, दोबारा उन्होंने इदारों को एक बहुत सख्त पैगाम दिया है कि जिस पॉलिसी के ऊपर, जिस अप्रोच के ऊपर वो कायम थे, उससे बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है, और उनको ये अंदाज़ा भी है कि वो मुसलसल इसका नुकसान हो रहा है उनको। देखिए, वो एक उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। वो एक एंग्री मैन की उन्होंने वो एक लाइन रखी हुई है जो पहले से है। और वो जिस तरह अभी आमिर साना भी जिक्र कर रहे थे कि 2014 के धरने में हमने वो पहली दफ़ा वो एग्रेशन भी देखा, उससे पहले भी देखा, लेकिन वो उस वक्त ज़रा ज़्यादा, और उस वक्त से लेके हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी एक वही उनका एक एंग्री कि नहीं छोड़ूंगा ये चोर, ये बदमाश, ये डाकू। तो अभी भी वो यही समझ रहे हैं कि इसी तरह है। लेकिन देखें, ये एक उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। उनके जो साथी हैं उनको इसका नुकसान हो रहा है और वो देख भी रहे हैं, और वो समझते हैं कि जनाब तमाम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ लॉयर्स को टिकट्स दे के वो शायद कुछ इम्पैक्ट डाल सकेंगे, तो वो शायद इतना कोई सूदमंद बात साबित नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक सियासी वर्कर ही होता है बिल्कुल सही, जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, जो लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों ये लाइन ले रहे हैं। ठीक है, वो उनको अपने केस कंटेस्ट करने का पूरा हक है, लेकिन कभी कभार वो कहते हैं ना कि मसलहत को साथ समझते हुए चीज़ों लेके आगे चलना चाहिए। और कभी वो पंजाबी कहता है कि लड़ाई दे वेले कदी कदार कोई वट्टा जेब च भी पा लेना चाहिए, कि जब मौका मिलेगा लड़ लेंगे। बिल्कुल सही। ये भी राना साहब, आपने भी मुख्तलिफ सियासी अदवार में मुख्तलिफ शख्सियात को इन चैलेंजेस से नबरदज़मा होते हुए देखा। साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान जिस नहज पर अपने आप को ले जा चुके हैं, मुल्क की मौशियत को, सियासत को, अपनी पार्टी को, अपने वोटर्स को, उन्हें क्यों रियलाइजेशन नहीं हुई कि किसी जगह पर जाकर वो अपनी कुछ करेक्शन कर लें, किसी जगह पर जाकर वो कोई पॉजिटिव जेस्चर शो करें जिससे कुछ उनके मामलात की कोई डायरेक्शन बेहतर हो सके, या एटलीस्ट
वो पार्टी वर्कर्स जो बाहर हैं, जो किसी मामलात में इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट उनके लिए मार्केट, उनके लिए फील्ड में, सोसाइटी में मूव करने का मौका मिल सके, वो क्यों एक बिल्कुल एक बंद गली में जा चुके हैं? उनकी शख्सियत का क्या जरा दो चीजें हैं कि दो चीजें देखें कि वो कहते हैं ना कि इंसान जो सीखना होता है 40 साल की उम्र में सीख लेता है और फिर आदत बन जाती है। और आदतें कैसे जाती हैं ये आपको पता है। आप बात कर रहे थे जनरल बाजवा की, मुझे बताएं कि इन्होंने तोशाखाना केस में अपने ब्रिगेडियर एमएस का नाम नहीं लिया था कि मैं उसे बुलाऊंगा गवाह के तौर पे, जहां इनको राइट था जी, तो क्यों नहीं बुलाया? और फिर ये आज एक्स आर्मी चीफ को कहेंगे, कल को कहेंगे मैं आर्मी चीफ को बुलाना चाहता हूँ। भाई आपके मातहत हैं सारे, क्यों आएंगे भाई वो लोग? जहां आपको साबित करना है, जवाब देना है, वो अपने गवाह लाएंगे। और गवाह कौन है? आपके अपने लोग हैं ना। आजम खान साहब की स्टेटमेंट मौजूद है ना, उन्होंने वो नरेट किया है जो एक्चुअली उन्होंने बात की है। लोगों ने समझा कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, उन्होंने वो बात बता दी है जो कानून के मुताबिक दुरुस्त थी, कि उन्हें जो कहा गया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे कर दिया। हमारे सफीरों के बयानात मौजूद है हमारे पास जो खान साहब की स्ट्रेटेजी के खिलाफ जा रहे हैं। और आर्मी चीफ जब बोला करते हैं तो एक तो बयान आता है, दूसरे आईएसपीआर उनके ब्याह पे बयान देती है। आईएसपीआर ने कोई एक दफा थोड़ी क्लियर किया साइफर के मामले पे जनरल कियानी की पोजीशन को। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग को मुझे बताएं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्रीफिंग, बयानात सब कुछ हुए हैं कि भाई वहां जो होना था वो होकर डिमार्श हो चुका था। इनके दौर में भी हुआ, शहबाज शरीफ के दौर में भी हुआ। और क्या चाहिए भाई? ठीक, आपका चूरन बिक गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उसका आपको जवाब देना है कि आप किस मुश्किल में साइफर को छेड़ के आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस केस में इनके लिए रास्ता होगा। और पॉलिटिकल रास्ता उनके साथियों ने 2-3 दफा बड़ी अच्छी ट्राई की, मिलना चाह और खान साहब के फायदे में मिलना था जी, मकबूलियत के दौर में मिलना था। लेकिन उन्होंने 25 जुलाई का इलेक्शन भी अपनी जिद से खत्म करा दिया कि पहले असेंबली तोड़ो फिर 25 जुलाई की डेट पे आऊंगा। वो आखिरी गलती करके और ये गए हैं फर्स्ट 9 मई के साथ। अब बिल्कुल ठीक। राना साहब, लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो चुका, 12 दिसंबर को उसके ऊपर भी समाअत होनी है, नोटिस सर्व हो चुके। जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, बल्ला तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरे से दुचार हो चुका है। जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स उनके समाअत के बाद सामने आए और पिलडेट के सरबराह ने भी उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन रेज किए, तो आने वाले दिनों में इंतखाबी निशान हो, उसके साथ जो बाकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं, पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में किस हद तक मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, और अगर बल्ले का निशान होता है तो हरीफ सियासी जमातों के लिए किस हद तक परेशानी होगी, और अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो फिर हरीफ सियासी जमातों के लिए मैदान क्या बिल्कुल खुला होगा? थोड़ा सा सियासी मंजरनामे की कुछ थोड़ी मंजरकशी कर सकें तो। देखें, ये जो है ना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ जो 4 मेंबर्स हैं, उन्होंने ना प्रेशर लिया है ना वो लेंगे। Exactly. और ये जो बंदा ज्यादा बोलता है ना वो फंस जाता है। पीटीआई बोली भी है और लिख के भी दिया है इलेक्शन कमीशन में। इन्होंने जो जो रूल्स और कवायद बताए हैं, एक तो कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन से इन्हें अप्रूव कराने चाहिए थे, दूसरे वो वेबसाइट पे होने चाहिए थे। ये तो है ही सोशल मीडिया की पार्टी, वहीं पे होने चाहिए थे, तो वहां क्यों नहीं है? पब्लिक नहीं है। इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन इसलिए आया कि बुलंद दावे सिर्फ खान साहब के थे कि बाकी तो चोर हैं, ये तो नामजदगियां करते हैं, घर में बैठ के इलेक्शन करा लेते हैं। भाई आपने कहाँ पे कराया? मोटरवे के साथ साइड पे। आपने चाहे शादी हाल में करते, लोग ही भर लेते हैं। अगर वो आ गया था अकबर एस बाबर तो उसे खड़ा कर देते कैंडिडेट के तौर पे, क्या मसला था? वो हार जाता। आप गए हैं फंस। मुझे तो बहुत बुरी तरह इनका इस पे मैं एम्बिग्यूटी कर रहा हूं। अब आप आ जाए पॉलिटिकल पे जी। खान साहब के वोटरों की कोई कमी नहीं है। असल इशू होगा 8 फरवरी को उनके वोटर को पोलिंग स्टेशन पे ले जाना। ये सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होता है और 70% इलेक्शन आखिरी 2 दिन का होता है, बाकी आपकी कहानी होती है। बिल्कुल। अगर आपके मतलब मैं किसी वकील के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको पता है वकील फीस लेके इलेक्शन लड़ता, वो केस लड़ता है। सही कह रहे हैं, इलेक्शन में पैसे खर्च करने होते हैं जी। दुरुस्त निशानदेही की आपने। तो आमिर साहब, लास्ट आपसे ही कंक्लूड करना चाहूंगा। आप बात मुकम्मल करवा लें आमिर साहब से। आमिर साहब आप मुकम्मल कर लीजिए बात। मेरी यही थी, मैं कहा ये देखे ना, वकील को पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके लिए बड़ा दिलगुर्दा चाहिए होता है। ये बड़ा मुश्किल काम होगा। ये जैसे होता है ना कि हम और आप अगर किसी केस में चले जाएं तो हमें वकील तो क्या मुंशी नहीं बख्शता, बिल्कुल, बाकी तो छोड़ दें। तो लोगों ने बड़ा हिसाब किताब फिर लेना, जिधर से भी वकील लड़ रहा होगा, चाहे वो किसी का भी साथी हो, किसी का भी दोस्त हो। असल इशू वही है कि आप वोटर के लिए अपना कितना रास्ता बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन आपको ये जल्द से अरेंज करके नहीं दे सकता, ये बात आप ध्यान में रख लें। बिल्कुल, जैसे आपने खुद अरेंज करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिम्मेदार साहब, लास्ट आपसे जानना चाहूंगा, अब एटीएम्स भी मौजूद नहीं है, फंडिंग भी मौजूद नहीं है, और वकला जिस तरीके से जो उनका लाइफस्टाइल या अप्रोच होती है वो आमिर साहब ने उसकी निशानदेही कर दी।
तो क्या वकला के जरिए से पीटीआई अपनी हरीफ जमातों को टफ टाइम दे पाएगी? नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अलग बल्ले का साइन अगर रहता है तो एक पॉपुलर एक है कि जो नौजवान है, जवान है, जो हमारे घर में भी बैठा हुआ है, वो अभी भी शायद उसको आइडलाइज कर रहा है। चाहे वो कहते हैं कि जी कुछ भी स्कैंडल्स आ जाएं, कुछ भी हो जाएं, कि अभी तक वो उसको आइडियलाइज इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अभी तक उसका वही स्टैंस है एग्रेशन के, मैं तो बिल्कुल, और ये चोर हैं, सारे डाकू हैं, और ये सारे। तो एक वो है, परसेप्शन है, थ्रेट है, और ये तमाम जमातों के लिए है कि वोटर शायद अभी भी उस तरह, खासतौर पे नौजवान वोटर जो है वो नौजवानों में पॉपुलर हैं, तो वो एक है, थ्रेट है। दूसरा PMLN जो है, जिस तरह अब IPP के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है, और जो पीपल्स पार्टी का जो क्लेम था साउथ पंजाब पे, वो तो आपको मालूम है 9 मई के बाद 9 मई के वाकयात हो गए, और उसके बाद फिर IPP बन गई, सोने पे सुहागा हो गया, और सोने पे उस पे डबल सुहागा ये हो गया, सोने पे सुहागा कि जनाब उसके हेड भी हैं, जहांगीर खान तरीन साहब बन गए। अब जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज भी हैं, ATM भी वो रहे हैं, पैसा भी है उनके पास, फिर रिश्तेदारियां, ताल्लुकदारी, और फिर साउथ पंजाब पर होल्ड भी है। तो वो जो पीपल्स पार्टी जो जहां से स्ट्रेंथ ले रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। तो अब ये PMLN और वो, और देखें उस 9 मई से पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़े बड़े क्लेम आ रहे थे कि साउथ पंजाब तो हमने ले लिया, अब हम सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात तो कम होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन PTI की जो स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी ने दीगर हरीफ सियासी जमातों के लिए तो आने वाले दिनों में इलेक्शन के मौके के ऊपर बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं, जब उनको मैदान में इलेक्शन वाले दिन शायद उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मुल्की मुआशरत के हालात तो कुछ बेहतर होना शुरू हो गए हैं, आम आदमी के हालात कब बेहतर होंगे? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट, 2,300 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस, गैर मुसाबकी गैर मुल्की ईंधन और सार्फिन से 150 अरब रुपए से जायद सालाना और बिलिंग के बाइस मुल्क भर की आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। माजी में बिजली की सरकारी पैदावारी कंपनियां, IPPs, तकसीम कार कंपनियों, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अदम तवज्जो, नाहमवार मुआहिदे, डॉलर की कदर में इजाफा, एडहॉकिज्म, सियासी मुदाखलत और अकरबा परवरी के बायस बिजली की कीमत फरोख्त घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल और उनकी टीम ने बिजली चोरी, लॉसेज और वसूलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर तगदो शुरू तो की, मगर गुज़श्ता कई दहाइयों के मूजी मर्ज का इलाज महीनों में होना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बिजली का टैरिफ बढ़ाने के बावजूद अब भी रवा माली साल के दौरान 976 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है, जो एक और बड़े खतरे की निशानदही कर रहा है। पावर डिवीजन के हुकाम के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस बुनियादी तौर के ऊपर गिरती हुई शरह मुबादला की वजह से एक बड़ा मसला बन गया है, और इसका हल टैक्स टू GDP के तनासुब को 9 से बढ़ाकर 18% करना है, ताकि अपने वसाइल से बिजली के मंसूबों की फंडिंग की जा सके। मुल्क में टैक्स से GDP के कम तनासुब की वजह से गैर मुल्की फंडेड पावर प्रोजेक्ट्स को फ्यूल को कबूल करना पड़ा। इसी तरह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी कैपेसिटी चार्जेस में खौफनाक इजाफा हुआ। दरामदशुदा कोयले को मकामी कोयले से तब्दील करने की अशद जरूरत है। इसके साथ साथ चीन से IPPs पर कर्ज की मेच्योरिटी की जो दोबारा प्रोफाइलिंग है उसके लिए दरखास्त की गई है, ताकि इस दरखास्त के जरिए इस मसले को हल किया जा सके। इसके साथ साथ गैर मुल्की फंड से चलने वाले मंसूबों पर ऐसे वक्त में दस्तखत किए गए थे जब मुल्क में शदीद लोड शेडिंग का सामना था। अब हुकूमत बिजली की लागत को कम करने के लिए मकामी कोयले के इस्तेमाल के लिए को एक दोस्ताना हल तलाश करने की कोशिश कर रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वार फुटिंग पर क्याम, पावर सेक्टर में मेरिट, शफाफियत, करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बिजली चोरी पर कंट्रोल और एडवांस मीटरिंग सिस्टम बिजली की पैदावारी लागत में मुसलसल को रोकने में माविन साबित हो सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्की मौशियत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी की भी तवक्को की जा रही है, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने की भी बात की जा रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हम किस हद तक मजीद आगे बढ़ सकते हैं, मगर उसके साथ साथ गवर्नेंस में अपने जो हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, उसके अंदर बुनियादी ढांचे में हमें किन तब्दीलियों की जरूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियत डॉक्टर इकरामुल हक। आप स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे, स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें सरदार यासिर इलियास। आप माहिर मौशियत हैं, इस्लामाबाद चैम्बर के साबिक सदर भी रहे हैं, और इस्लामाबाद की के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनका इनपुट शामिल रहता है। यह सब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा,
सियासी अदम इस्तेकाम जब पैदा हुआ तो उसके नतीजे में मुल्क की मुआशरत भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। उसके बाद हमने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म ने, अस्करी क़यादत ने मिलजुल कर एफर्ट स्टार्ट की और ग्रेजुअली इकॉनमी ने थोड़ा सा करेक्शन हुई, थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन रिसेंटली जो उन्होंने दौरे किए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, कुवैत के मुस्लिम ममालिक के साथ जो मुआहदे हुए, उसके नतीजे में यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का फैक्टर था वो काफ़ी बेहतर हुआ है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी रिकॉर्ड मुसलसल एक से एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो क्या समझते हैं जो इकोनॉमी के अंदर जो ओरिजिनल करेक्शन होनी चाहिए थी, क्या वो हो चुकी है या आने वाले दिनों में इसको कुछ मजीद टाइम लगेगा, और कब आवाम के लिए कुछ हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मैं समझ रहा हूँ कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है विद रिगार्ड्स टू SIFC, जो इस एक फॉरम को कायम किया गया था फैसिलिटेट करने के लिए ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को, लेकिन उसके साथ साथ लोकल इन्वेस्टमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, नेचुरली फॉरेन इन्वेस्टर खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे। ओवरसीज़ हम जितने भी MOU साइन करेंगे उनको मटेरियलाइज़ करने के लिए लोकल प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना, सारे इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। आज अगर आप जाके रेलेवेंट फॉरम्स पे लोगों को बताते हैं SIFC के बारे में, तो लोकल जो एंटिटीज़ हैं उसको उसके बारे में नहीं पता, ना उनको पता है कि अपने बायलॉज और फ्रेमवर्क के अंदर SIFC कहाँ पे फॉल करता है। मैं समझ रहा हूँ कि जो ओवरसीज़ जाके इन्वेस्टमेंट की आपने वहाँ पे साथ कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और MOUs किए हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। अगर आप पोटेंशियल देखें, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास एट एनी गिवन टाइम 500 से 600 अरब डॉलर्स उनकी डिस्क्रिप्शन पे मौजूद होते हैं। सिमिलरली सऊदी अरेबिया PIF फंड के पास भी 600 से 700 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, और कहीं एज अ सॉवरेन फंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स, कहीं ममालिक में ये जो ग्रुप्स हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास UK की एग्जांपल है, अभी हेड्स में एयरपोर्ट में कतर ने भी स्टेक लिया है, सऊदी गवर्नमेंट भी स्टेक ले रही है, तो क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? एंड वी हैव मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे आपको पता है कि SIFC का जो कोर फोकस है वो एग्रो पे फोकस कर रहे हैं, IT पे कर रहे हैं, माइनिंग मिनरल्स पे कर रहे हैं, लेकिन इस पे टूरिज्म की कोई बात नहीं है, ना इस पे रियल एस्टेट की बात है। रियल एस्टेट जैसे कि आप जानते हैं कि हम 60 एलाइड सेक्टर्स को इसमें साथ चला रहे हैं अपने। मैं समझ रहा हूँ कि लोकल जो एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस आपने देखा है स्टॉक मार्केट में, वो कुछ स्टेबिलिटी की बुनियाद पे कायम किया गया था। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। देखें, आपका एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपने रीच किया है विद IMF, एंड उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। लोगों को कॉन्फिडेंस मिल गया कि कंट्री जो है आपकी बैंकरप्ट होने वाली नहीं है। लेकिन ये अमाउंट अगेन नाकाफ़ी, हम $3 बिलियन की बात करें। उसी के साथ रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको $658 मिलियन एलोकेट किए हैं, जिसमें से 3 ट्रंचेस में आपको मिलेंगे, और अगले 2 हफ्ते में $300 मिलियन आपको डिस्पर्स किए जाएंगे। ये एक मल्टीलैटरल लेंडर आपके पास मौजूद है, जिससे बाकी ममालिक थे। लेकिन अगेन, क्या हम इस लाइफ लाइन के साथ चलते रहेंगे और कब तक चलेंगे? क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है? और क्या हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोकल मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते? आज आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं, नियरली 24 to 25 ट्रिलियन रुपीज़ इनके पास अकाउंट्स में मौजूद हैं, क्योंकि लोग जो इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं 24%, वो कहते हैं हमें कारोबार करने की जरूरत नहीं है, बैंक में पैसे डालें और वो आपको सुकून एग्जैक्टली सर, मैं यही क्वेश्चन मैंने आपसे करना था। चंद रोज़ कब सेक्रेटरी पावर राशिद लंगरियाज साहब ने एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया था। उन्होंने पावर सेक्टर के हवाले से ब्रीफिंग थी, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हम FDI को तो बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन FDI का जो रिटर्न है वो मुल्क की मौशत के ऊपर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो जो उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से अपनी सेविंग नहीं है। तो जो सबसे किसी भी मुल्क के लिए आइडियल सिचुएशन होती है कि जो मुल्क अपनी खुद सेविंग करता है, उससे मुख्तलिफ शोबों के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी लैक करते हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर, उनमें किस हद तक पोटेंशियल है कि गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ साथ उनको भी वही फैसिलिटेशन मिले, उनको भी वही रिस्पांस मिले, उनको भी वही वन विंडो सोल्यूशन मिले जो गैर मुल्की सरमायाकारों को मिलता है? तो क्या इकोनॉमी का साइज और इकोनॉमिक एक्टिविटी मजीद बेहतर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और यही तो इशू है कि आज जो डिस्ट्रस्ट है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एक लोकल इन्वेस्टर में, वो इसी बुनियाद पर कायम है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे वन विंडो का एसेंस है ही नहीं। हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम जाके CDA की मिन्नतें करें, MCI के पास जाएं, ISCO के पास जाएं, वापडा के पास जाएं। हमें वन विंडो चाहिए जहाँ पे हम सरमाया लगाएं, तो हमें ये पता हो कि हमारे लिए यही एक फॉरम है जहाँ पे हमने जाके अप्रूवल्स लेने हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी अलग जाके आपको तंग करती है, फिर सुनने में आता है कि शायद NAB कोई सवाल ना पूछे आपसे। तो जायज़ और उसूल की बुनियाद पे मेरिट पे जो लोग प्रोफेशनली बिजनेस करने चाहते हैं वो ये कुछ नहीं सुनना चाहते। सिमिलरली मैं आपको बताऊं कि हम हमेशा आर्ग्यू करते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आज UAE की एग्जांपल ले लें, वन विंडो की एग्जांपल, उससे वहाँ से बेहतर कोई मैं आपको दे नहीं सकता। यहाँ बैठ के आप वहाँ पे पावर अटर्नी क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली UAE गवर्नमेंट आज आपको गोल्डन वीज़ा ऑफर कर रही है 2 मिलियन दिरहम्स के ऊपर। आप वहाँ पे जाएं, गोल्डन वीज़ा आपको मिलेगा, आपको साथ साथ इसाद कार्ड मिलेगा जिस पे आपको मल्टीपल फॉरम्स पे डिस्काउंट है, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, और ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है। मैं अगर वहाँ पे डेवलपर हूँ तो उस पॉलिसी का फायदा मुझे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आएगी उनको मैं कह सकता हूँ आप UAE में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ पे गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे कोई इंसेंटिव्स दिए हैं लोकल पाकिस्तानीज़ को या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को
फॉरेन इन्वेस्टर्स तो बात की बात है, पहले पाकिस्तानी इसको बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs किए और हमें बताया गया कि 70 से 80 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में, उसको मार्केट के अंदर अच्छे उसके सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि फॉरेन FDI के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं और जो ओवरसीज मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या वो भी इससे अट्रैक्ट हो पाएंगे, या सिर्फ इस वक्त हमें जो गैर मुल्की सरमायाकार है उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेशन कर रहे हैं? जी, असूली तौर पर तो जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में वो ये है कि इस्लाहात जो इतना ओवर रेगुलेटेड हमने चीज़ों को किया हुआ है, एनर्जी कॉस्ट आप देखिए कितनी ज़्यादा है, लोकल इन्वेस्टर हो या बाहर का हो, जब वो आते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के साथ तो बहुत ज़्यादती होती है कि अभी तक हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दुरुस्त नहीं किया है, हालांकि करना चाहिए था। फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखें, जिसमें आपकी एनर्जी कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, दुनिया में सबसे महंगी है। फिर उसके बाद टैक्सेस का निज़ाम इस कदर पेचीदा है, फिर इतने ज़्यादा अदारे इन्वॉल्व है, तो ये जब इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई चाराकार नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले लोकल जो है अगर वो हो तो फिर जाहिर है कि बाहर के ममालिक भी सोचते हैं कि इस कंट्री में ऐसी एनवायरनमेंट है कि लोग प्रोटेक्टेड भी फील करते हैं, वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। अभी जो जिक्र फरमा रहे थे कि देखिए UAE में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें ये सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कोई बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड, हमारे यहाँ तो 40 महकमे पीछे लग जाते हैं जब आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर जो वो जिंदगी आपकी जो है वो इस कदर मुश्किल बना देते हैं कि इन्वेस्टर सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अंदाजा लगा लीजिए कि रिश्वत दिए बगैर गुजारा नहीं होता है। तो ये हम बातें तो बहुत करते हैं, मेरा ख्याल ये है कि SIFC को भी सोचना चाहिए था कि वो बाहर के लिए तो ये काम कर रहे हैं, मगर अगर वो पायदार चाहते हैं तौर पर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो तो उन्हें ज्यादा तवज्जो इस्लाहात की तरफ देनी चाहिए थी कि आफ्टर ऑल हम क्यों नहीं ये इतने ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी को खत्म करने में कामयाब होते, और जहां जहां भी जो भी बाबू बैठा हुआ है वो फिर अपनी ताकत का इजहार करता है। अब इस जगह पे आप देखें कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं वो पार पैसा नहीं भेज सकी हैं। अगर ये इन्वेस्टर्स कल को आएंगे और हमारा फॉरेन करेंसी का करंट इसी तरह रहता है तो फिर वो भी डिसइल्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि जब रिपैट्रिएशन का वक्त आएगा तो आपके पास फिर डॉलर नहीं होंगे, और अगर आप फिर उसके लिए कर्जे लेंगे या स्कूप बॉन्ड करेंगे तो किस रेट पे आप करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी रिस्की भी होती है, क्योंकि बाहर क्या वो प्रॉफिट्स समेत रिपैट्रिएशन चाहते हैं, जबकि लोकल इन्वेस्टर तो यही पैसा लगाएगा यहाँ से। अगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तो लिया है, इसकी क़यादत भी भरपूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन दुनिया भर के अंदर हम देखते हैं जब किस मुल्क ने गैर मामूली हालात के अंदर ग्रो किया है तो फिर जो एक रेलेवेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, सिर्फ उसके शॉर्ट टर्म बनाए गए जो सॉल्यूशंस होते हैं वो वर्केबल नहीं होते। जब आपने आगे बढ़ना है, ग्रो करना है और आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल अगर आपने करनी है तो फिर एक रेलेवेंट एक्सपर्ट से प्रॉपर एक पॉलिसी बनाई जाती है, बहुत से दुनिया के एग्जांपल हैं, उसको फिर इंप्लीमेंट करवाया जाता है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जिस फेज से हमने निकलना है और जिस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचना चाहते हैं उस मकसद के लिए रेलेवेंट एक्सपर्ट से हमने कोई अपने गवर्नेंस सिस्टम की कोई ओवरहालिंग करवाई है, कोई उनसे हमने पॉलिसी डिसीजन को इंप्रूव करवाने के लिए कोई उनसे रिकमेंडेशन लिए हैं, कोई फ्रेमवर्क तैयार करवाया है, या हम खुद छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही तरफ इशारा फरमाया आपने कि सारी दुनिया में जहां इस तरह की इन्वेस्टमेंट का माहौल, चाहे आप किसी भी मुल्क की एग्जांपल देख लें, वो तो एक पॉलिसी डिजाइन होता है जिसको बड़ी सोच समझ कर किया जाता है और उसके लिए सारा अदारे गियर अप भी होते हैं। यहाँ तो अभी तक ये हाल है कि FDR अब ऐसे नोटिस इशू कर रहा है, लोगों को डरा कर रहा है, वो कह रहे जी आपके हम बिजली के बिल काट देंगे, हम आपके ये कर देंगे। देखिए हर चीज करने का एक तरीका है, मगर इससे जो खौफ फैलता है और लोग जो आपने देखा गवर्नमेंट, तो फिर स्टॉक मार्केट में चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या आपके बैंकों में सारा पैसा अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में अगर आपका लगता रहेगा, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, नई जॉब्स नहीं निकलेंगी, तो फिर सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हमने कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कभी भी कोई पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई कि हम डाइवर्सिफाई करें। हमारा असल मसला तो देखिए, असल जो इस वक्त हम फंसे हुए हैं वो तो फौरन इसमें हम बहुत जाहिर है उसकी वजह से फिर हमारा जो मालियाती खसारा है वो भी बढ़ता है, कर्जे लिए जाते हैं और वो फिर बहुत महंगे होते हैं। तो इसको ये जो हमारा ट्विन जो माइनस है
उसको हल करने के लिए ये तरीका तो नहीं है। इसका तरीका तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकल इन्वेस्टर्स को वो इनकरेज करें ताकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगाए। उनको आप देखिए बांग्लादेश ने 57 बिलियन अपनी सिर्फ गारमेंट्स की सपोर्ट कर ली है, तो क्या वजह है? उनके पास तो कोई कॉटन भी नहीं है, मगर उन्होंने एक बड़ा फोकस करके इसकी तरफ अपना रुझान रखा है। हमें इस तरह की चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने टेकअप किया है। सरदार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बांग्लादेश की भी डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी, इसी तरह उनके पास कपास नहीं है लेकिन उसके बावजूद अपने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा मकाम अपना बनाया है। तो हमारे यहाँ कौन से ऐसे शोबे हो सकते हैं जहाँ से हम न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें, उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी फोकस कर सकें, क्योंकि हमें डॉलर्स की जो किल्लत का मसला रहता है उसकी वजह से हमारी रुपये की फिर वैल्यू कम होती है और मौशियत के ऊपर एक डबल बर्डन बढ़ता है। तो कौन से ऐसे शोबे हैं इंडिजिनस जिनके ऊपर गवर्नमेंट बेहतर तरीके से वर्क करके एक बेहतर पॉलिसी इंसेंटिव दे के उनको बेहतर बना सकती है? देखिए, इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स हैं और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो कोर स्ट्रेंथ है, जो हम अगर बात करें आज़ादी के बाद अयूब खान साहब का टाइम अगर हम याद करें तो इंडिजिनस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया था कि मल्टीपल फैक्ट्रीज लगाएंगे और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 250 मिलियन की आबादी है, रकबा भी बहुत आपका मौजूद है, उसके बावजूद एक्सपोर्ट आपकी 30 बिलियन को क्रॉस नहीं कर पा रही। अभी मैं रिसेंटली चाइना गया हुआ था, चाइना में जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है 2%, 2.5% है। आपके पास 22 से 23 SEZs मौजूद है, लेकिन SEZs में कितनी फैक्ट्रीज लगी हैं और अभी तक एक्सपोर्ट क्यों नहीं आप इंक्रीज़ कर सके? जो उन्होंने बात की राइटली विद रिगार्ड्स टू एनर्जी क्राइसिस, मैं समझ रहा हूँ कि फंडामेंटल चीज़ है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप बना भी लें इतनी हाई होगी कि आप बाकी ममालिक से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ कि अभी प्रोडक्ट जो चाइना का बन रहा है, पाकिस्तान के फर्नीचर से अगर कंपेयर करें, फर्नीचर हम पाकिस्तान में लोकली बनाते हैं, उनका फर्नीचर यहाँ से सस्ता है। अगर हम बात करें नॉर्मल नाइफ्स एंड फोर्क्स की, कटलरी क्रॉकरी की बात करें, वो भी उनकी सस्ती है हमसे, क्योंकि प्रोडक्शन के लिहाज से हालांकि उनका पर कैपिटा GDP बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आप लुकिंग एट अबाउट $12,000, हम उसलिए बहुत कम है, $1,500 की बात करें, लेकिन उसके बावजूद इकॉनमीज ऑफ स्केल के लिहाज से वो ज़्यादा एफिशिएंट है। वैल्यू एडिशन यहाँ पर नहीं आ सकी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं आ सकी। आप बात करें प्रोडक्शन की, हम फर्नीचर, लाइट्स, हम जितनी आपकी रिलेटेड आइटम है रिगार्डिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, वो आप पाकिस्तान में बनाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट भी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। व्हीकल्स हम पाकिस्तान में नहीं बना रहे। IT सॉफ्टवेयर के लिहाज से आप देखेंगे हम 3 बिलियन 2 बिलियन की बात कर रहे हैं, हम अगर 5-6 बिलियन भी टच कर लें तो बड़ी बात होगी। मैं समझता हूँ ब्लू वाटर इकॉनमी पे कोई काम नहीं कर रहे। हमारे पास कोस्ट लाइन मौजूद है, टूरिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत सारे सेगमेंट्स मौजूद हैं। उन चीज़ों में मैं इसलिए चाहता हूँ हम काम करें कि बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। सऊदीया का एग्जाम्पल लें कि अभी रिसेंटली उन्होंने वहाँ पे एक फार्मूला 1 ट्रैक बना दिया है विद इन 1 ईयर। ये फार्मूला 1 ट्रैक पे कितनी आपकी इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, कितने लाख लोग आएंगे, स्पेक्टेटर्स आएंगे। ये इवेंट्स यहाँ भी किए जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फेस्टिवल्स की लोकेशन है, आपके पास कॉन्सर्ट्स की लोकेशन है, मैं ये वो सेगमेंट्स आपको टच कर रहा हूँ जो आप जियोग्राफिकली बेनिफिट ले सकते हैं। आपको सहारा भी मौजूद है, डेजर्ट सफारीज आप लोग कर सकते हैं। अगर आप इंडिया को देख लें, वहाँ कितने टूरिस्ट आपके पास आता है। लुक विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन, माइनिंग की और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बगैर, कंपनीज के बगैर वो आप उस जगह पे कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। हम अगर एग्जांपल ले लें आपकी जितनी प्रोसेसिंग हो रही है स्टोन्स की, इंडिया कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है? 90% डायमंड की प्रोसेसिंग इंडिया में हो रही है। क्या वो लेबर हमारे पास मौजूद नहीं है? ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास मौजूद है। अब दुनिया एक नई ट्रेंड की तरफ जा रहा है। दुनिया ये लैब डायमंड्स बना रहे हैं। आपको वो सोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है पत्थरों में। लैब डायमंड्स आर मेड विद इन अ लैब एंड देयर फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डायमंड्स, वो भी इंडिया में बन रहा है। तो क्या पाकिस्तान नहीं बना सकता? या सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया उसके तहत बल्कि पहली फसल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो खुद पहले एक ज़री मुल्क था लेकिन हमें कुछ सालों से गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है, चीनी इंपोर्ट करना पड़ती है, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, 7-8 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल इस सब में हमारा फर्दर ऐड हो चुका है। तो ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में किस हद तक हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हमें जिन चैलेंज के सामने उससे निपटने में मदद मिलेगी, और क्या जिस पैटर्न के ऊपर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, क्या आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि हमारी ज़री मसनूआत जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मसनूआत हम एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएं? लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो रकबा इस मुल्क के पास मौजूद है, अगर आज फुल पोटेंशियल पे इसको लेके जाए तो ईजिली 100 अरब डॉलर सालाना एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और इसकी नीड भी है, डिमांड भी है। अगर खास करके सेंट्रल एशिया और शोबे में सिर्फ ज़राई शोबे में, सिर्फ एग्रो के अंदर आप $100 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ वैल्यू एडिशन की जरूरत है। फार्म टू मार्केट आप इंट्रोड्यूस कर दें, मिडिल मैन ख़त्म कर दें, उनको बेनिफिट मिले। आज कोई भी आपका ज़मींदार हो वो कहेगा कि मैं अपनी जो ज़मीन है किसी सोसाइटी को भेज दूंगा, क्योंकि मुझे वो मार्जिन, वो प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही जो एक एग्रो के सेक्टर में होनी चाहिए। आपके पास कहीं लाख टन फ्रूट ज़ाया हो रहा है सालाना, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं और ना एक्सपोर्ट हो रहा। आप अपने मैंगोज देख लें, अपने सिट्रस को देख लें, अपने एप्पल्स को देख लें, डेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उस लिहाज से इसको ना तो मार्केट हम कर रहे हैं, ना कोई रोड शोज़ कर रहे हैं। आप अगर मार्बल्स की अगर आप जो ग्रेनाइट और पत्थर पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर देखें कोई आपका तारीखी रोड शो नहीं किया गया होगा, जाके आप बताइए जैसे मिडल ईस्ट के अंदर कि यार वो जितनी बिल्डिंगें बन रही है कि पाकिस्तान के पास मार्बल कौन सा अवेलेबल है। अनलेस एंड अनटिल देखें, वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अनलेस एंड अनटिल आप दुनिया को नहीं बताएंगे, ये तो कहेंगे कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस, ये तो बताएंगे व्हाट डज पाकिस्तान
पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर। चाइना के अंदर जो कैंटन फेयर होता है, दुनिया जहान की चीज़ें वो बना के दिखा रहे हैं लोगों को। क्या हमने दिखाया है कि पाकिस्तान के पास क्या बना हुआ है, क्या मौजूद है, क्या रिसोर्सेज है और क्या हम बना रहे हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू मार्केट इटसेल्फ। जो इमेज है यू नो मेड इन पाकिस्तान का, वो दुनिया के सामने लेके आए और लोगों को इन्वाइट करें यहाँ पे, उनको बताएं कि कितना एक स्टेबल मुल्क है। जो टीवी पे लोग देखते थे, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट किया जा रहा था, जो आज भी किया जा रहा है, वो एक्चुअली इन रियलिटी वो चीज़ नहीं है। और जो मैं चाहता हूँ कि हमें ब्रांड एम्बेसडर बना के, जो बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना के दुनिया के सामने रखें। हम एजुकेटेड लोग हैं और वो लोग हैं जो सिंसियर हैं। हम इस चीज़ में फर्मली बिलीव करते हैं कि हम यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे दफन होंगे और हम आपको बेहतर मार्केट करके दे सकते हैं कंपेयर टू जो इंडिविजुअल्स आपने रखे हुए हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, फेडरल सेक्रेटरीज हैं, उनसे बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस है, उनका नेचर और तरह का, हमारा डिफरेंट है। बिल्कुल डॉक्टर यासर रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकराम साहब का बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल सजेशन। नाज़रीन, मेड इन पाकिस्तान वो एक रास्ता है जो पाकिस्तान के तमाम मौशी चैलेंजेस है उससे निपटने का वाहिद एक रास्ता है। और उसके साथ साथ जो ज़री शोबे के अंदर जो पोटेंशियल है उससे भी बेहतर पॉलिसीज़, बेहतर प्लानिंग से अगर टारगेट किया जाए तो यकीनी तौर के ऊपर हम अपनी ज़रिए जिनास की एक्सपोर्ट बढ़ाकर जो $100 अरब का पोटेंशियल मौजूद है उसे भी अचीव कर सकते हैं। यही एक रास्ता है जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की जानिब हम सबको लेके जा सकता है। नाज़रीन, पास्को हुकाम ने हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए आज़ाद जम्मू और कश्मीर को गंदम की सप्लाई रोक दी है, जिसके बायस आज़ाद कश्मीर की 22 लाख आबादी को शदीद तरीन गजाई बहरान का खदशा पैदा हो गया है। गंदम की सप्लाई रुकने से आज़ाद कश्मीर में आटे का बहरान भी पैदा हो रहा है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद की हदायत पर आज़ाद कश्मीर को गंदम की सप्लाई रोकी गई है, जिसकी मंतक ये पेश की गई है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 13 अरब रुपए के वाजबात अदा करने हैं। वाजबात अदा न करने की वजह से गंदम की सप्लाई रोकी गई है, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़राए का कहना है कि वाजबात बरसों पुराने हैं। गंदम की सप्लाई रोकना अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। टीम टेली न्यूज़ की जानिब से सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद से रब्ता किया गया ताकि इस मामले पर उनका मौक़िफ़ हासिल किया जा सके, मगर उनकी जानिब से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक को आज़ाद कश्मीर और पास्को के मबैन गंदम सप्लाई के मामले को हल करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।